बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आपने बेटा एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि हमारी कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं कि हम इधर उनका इजहार करते हैं और उधर वो पूरी हो जाती हैं। तो कुछ ख्वाहिशात, कुछ ख़ास किस्म की दुआएं होती हैं जो हम बारहा मांगते हैं, बारहा हम उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे होते हैं और वो इतनी जल्दी पूरी नहीं होती। तो वो ख्वाहिश, वो दुआ जो हमारी फ़ौरन पूरी नहीं होती और जिसके लिए हमें अपनी बेशुमार छोटी छोटी ख्वाहिशात को, हमारी बेशुमार छोटी छोटी दुआओं को कुर्बान करना पड़ता है, तो उस ख्वाहिश का, उस दुआ का जो लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है वो बहुत हाई होता है। अब उस ख्वाहिश की शिद्दत की वजह से हमारा जो दुआ मांगने का स्टाइल है वो बड़े डिफरेंट होता है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा लाड प्यार से, मिन्नत समाजत से, तरले से हम वो दुआ जो है ना वो मांग रहे होते हैं। बड़ा गिड़गिड़ा के अल्लाह से उस दुआ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। हमारी दुआ के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशू व खुज़ू होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद हमारी जो दुआ है उसमें वो तड़प बाकी नहीं रहती। यानी जो तड़प पहले होती है वो तड़प जो है ना अब महदूद होती जा रही है। हालांकि दुआ भी अभी पूरी नहीं हुई, वो ख्वाहिश जो है वो भी अभी वैसी की वैसी है, लेकिन हमारी दुआ मांगने के जो स्टाइल में तब्दीली आई है, इस तब्दीली को हमने ऑब्ज़र्व करना है कि ये क्यों आई है। तो इंसान के अंदर ना 3 डिफरेंट लेवल्स हैं थिंकिंग के। एक है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, और दूसरा है सब कॉन्शियसनेस, और तीसरा है अनकॉन्शियसनेस। तो जब हम कॉन्शियसली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ईगर हो के, बहुत ज़्यादा तड़प से मांग रहे होते हैं, तो वो हमारे सब कॉन्शियस के अंदर जो है ना वो चलती रहती है। तो फिर एक स्टेज आती है कि हम दुआ तो मांग रहे होते हैं, हम उस ख्वाहिश का इजहार तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि दुआ हम मांग रहे हैं, हमारी ज़ुबान पे वो दुआ जारी है जैसे पहले थी, लेकिन उसकी जो शिद्दत है वो नहीं है जो पहले होती थी। तो हमारे सब कॉन्शियस के अंदर जो है ना वो दुआ बारहा मांगी जा रही है। हमारा पूरा वजूद जो है अनकॉन्शियसली उस दुआ को बार बार रिपीट करी जा रहा है। तो फिर एक स्टेज आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो दुआ जो है ना वो कबूल हो जाती है। तो बात करने का मकसद बेटा ये है कि दुआ मांगना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुआ आप मांगते रहें, चाहे आपकी दुआ के अंदाज में वो तड़प बनती है या नहीं बनती, वो इल्तिजा, वो गिड़गिड़ाहट का लेवल आता है या नहीं आता, जो अल्लाह को कबूल होता है, जो अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा शर्फ़ कबूलियत का बायस बने। लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह ताला से दुआ जो है ना वो मांगते रहें। अब हम आते हैं जी टॉपिक पे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रपोर्शन। इस टॉपिक के अंदर हमने 2 टाइप्स प्रपोर्शन की डिस्कस करनी है। एक है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, और दूसरी है जिसे हम कहते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन। इनसे रिलेटेड फिर हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे ताकि ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन बेटा एक ऐसी स्टेटमेंट है जो 2 रेशियोज़ को इक्विवेलेंट बनाती है। अगर ABCD हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स हैं तो हम इनको प्रपोर्शन की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं। ये जो 4 डॉट्स हैं ये इक्विवेलेंस का सिंबल है। प्रपोर्शन की स्टेटमेंट में इक्विवेलेंस का सिंबल है। A निस्बत B, C निस्बत D, इनको हम प्रपोर्शन की सूरत में लिख सकते हैं A/B = C/D। अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि B और D जो है ये 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखें बेटा अगर ये 0 हो जाएंगे तो फिर A/0 C/0 ये इन्फिनिटी होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन है कि दोनों जो डिवाइज़र हैं वो आपके 0 नहीं होने चाहिए।
अब इसमें जो चीज़ इंतहाई काबिल गौर है वो ये कि दो क्वांटिटीज़ जो है ना वो उस सूरत में प्रोपोर्शनल होंगी अगर उनके दरमियान जो रेशो है वो कांस्टेंट हो, यानी जो कांस्टेंट रेशो और रेट की सूरत में क्वांटिटीज़ हमें मिली हैं वो प्रोपोर्शनल कहलाएंगी। जैसे ये देखें 2/5 है तो यहाँ पर है 6/15, आप इसको 3 पे डिवाइड करके देखें तो आपको ये फिर से नज़र आ जाएगी। सेम सिचुएशन जो है वो 4/7 और 32/56 की सूरत में है, आप इसको 8 पे डिवाइड करके देखें आपको ये सिचुएशन फिर से नज़र आ जाएगी। तो ये जो दो क्वांटिटीज़ जो हैं विद सेम रेशो जो इक्वलेंट आ चुकी हैं तो इनको हम कहेंगे ये प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन की जो दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, उन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो क्वांटिटीज़ जो हैं वो इस तरह आपस में रिलेटेड होती हैं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। इसका मतलब है कि दोनों क्वांटिटीज़ जो है ना वो एक ही सिम्बल में मूव करेंगी, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी ये दोनों की दोनों का जो रिलेशन है वो सेम सिम्मत में होना चाहिए। और कंडीशन ये है कि विद सेम रेशो, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, बट कंडीशनल क्या है कि यहाँ पर सेम रेशो जो है ना वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ सेम सिम्मत में तो जा रही हैं लेकिन इनके दरमियान जो रेशो है वो सेम नहीं है तो फिर हम इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कह सकते। अब इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट जो है ना ये कैसे, एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। देखें ये रिलेशनशिप है A निस्बत B C निस्बत D, तो इनको हम इस सिचुएशन में लिख सकते हैं A ओवर B इज़ इक्वल टू C ओवर D। ये जो चार डॉट्स हैं ये इक्वलेंस के लिए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये रिलेशनशिप जो है ये हमारे पास आ गया। X और Y को आपने ऑब्ज़र्व करना है। नोटिस करें कि X और Y इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो सेम है। उसकी वजह ये कि दोनों जो है ना ये डाउनवर्ड जा रहे हैं और इनके दरमियान जो रेशो है वो भी सेम है। इसी तरह देखें यहाँ पर किड्स सिटिंग आर्स, यानी किसी झूले के ऊपर, किसी गाड़ी के ऊपर जो बच्चे बैठते हैं और वो रेंट देते हैं, फ़ीस देते हैं उसकी, तो एक बच्चे की फ़ीस है 50 रुपये, 2 बच्चों की फ़ीस 100 रुपया, 3 बच्चों की फ़ीस जो है वो 150 और 4 की फ़ीस जो है वो 200 रुपया। तो नोटिस करें कि ये दोनों एक ही सिम्मत में जा रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं और दोनों में जो रेशो है वो भी सेम है। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। पहला न्यूमेरिकल है, द एक्सपेंसेस एट ए पार्टी वेरी डायरेक्टली विद नंबर ऑफ गेस्ट। जैसे जैसे नंबर ऑफ गेस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे पार्टी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक्सटेंड होंगे। 40 गेस्ट के लिए ख़र्चा है 32 रुपये, तो अगर 120 गेस्ट आ जाए तो फिर कितना ख़र्चा होगा। 40 पर्सनस के ऊपर 32 रुपीज़ ख़र्चा आ रहा है, तो 120 के ऊपर कितना आएगा। डेफिनेटली जब नंबर ऑफ़ गेस्ट बढ़े हैं, नंबर ऑफ़ पर्सनस बढ़े हैं तो आपकी एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। इट मीन्स कि दोनों अपवर्ड होंगे, दोनों जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ़ गेस्ट अगर बढ़े हैं तो ख़र्चा भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसको आपने नोटिस करना है, ये जो एरो है इसकी टेल डिवाइड बाई हेड, ये एरो जो है ये इसकी टेल है, ये हेड है, तो टेल डिवाइड बाई हेड ये आपके पास आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करवाएं इस तरफ तो x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी 960 रुपये। यानी आप अगर 120 गेस्ट को पार्टी में बुलाते हैं तो आपको 960 रुपये ख़र्च जो है ना वो उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ए मैन टुक 15 मिनट टू असेंबल 40 बॉक्सेस। 40 बॉक्सेस को असेंबल करने में उस बंदे को 15 मिनट लगते हैं, तो 9 मिनट में और 27 मिनट में वो कितने बॉक्सेस की असेंबलिंग करेगा। तो 15 मिनट के अंदर 40 बॉक्सेस हैं तो 9 मिनट में टाइम कम हुआ तो इसका मतलब बॉक्सेस भी कम होंगे।
तो ये दोनों एरोज जो हैं ये डाउनवर्ड आ रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो टेल ओवर हेड के रिलेशन से हमने ये इक्वेशन बनाई। तो इससे x को आप इससे मल्टीप्लाई करवा लें, 9 को आप 40 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो इसको मज़ीद आप सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। 9 मिनट के अंदर वो 24 बॉक्सेस को असेंबल कर सकता है। मज़ीद देखें, अगर 27 मिनट हो जाए, अब टाइम आपका ज़्यादा हुआ तो फिर बॉक्सेस की असेंबलिंग भी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है दोनों अपवर्ड हैं। तो टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से ये इक्वेशन बनी। तो 40 को आप इस तरह मल्टीप्लाई करवाएं तो 72 बॉक्सेस जो है ना वो 27 मिनट में बंदा असेंबल करेगा। एक गाड़ी है जो 20 लीटर पेट्रोल के साथ 150 किलोमीटर सफ़र करती है। तो बताएं कि 30 लीटर में, 8 लीटर में और 50 लीटर पेट्रोल के साथ वो कितने किलोमीटर सफ़र करेगी। 20 लीटर में 150 है, तो अगर पेट्रोल ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली सफ़र भी ज़्यादा करेगी। तो दोनों इंक्रीजिंग फॉर्म में एरोज जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से ये इक्वेशन बनी। अब आपने 150 को इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको सॉल्व करें तो ये 225 किलोमीटर का फासला वो 30 लीटर पेट्रोल के साथ तय करेगी। नेक्स्ट है 10 किलो जो चाय के पत्ते हैं उनकी कीमत जो है हमने मालूम करनी है। अगर 3 किलो चाय के पत्तों की कीमत 18 रुपये है, 3 किलो चाय के पत्तों की कीमत 18 रुपये है, तो 10 किलो चाय के पत्तों की कीमत कितनी होगी। ज़ाहिर है अगर ये क्वांटिटी बड़ी है तो प्राइस भी बढ़ेगी। इस वजह से एरो दोनों इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो कर रहे हैं। तो टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से ये इक्वेशन आ गई। 18 को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो x आपके पास है 60। इसका मतलब है कि 10 किलो चाय के पत्तों के लिए उस बंदे को 60 रुपये पे करने हैं। यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन जो है ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ये आपने खुद करने हैं बेटा। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिए हैं। ये तीनों जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपने खुद करना है। अब हम बात करते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन पे। पहले हम इन्वर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन इज ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज, और if one quantity decreases other quantity increases with the same ratio। इसका मतलब कि दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो अपोजिट सिम्बत में मूव करेंगी with the same ratio। तो इसको हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इक्वेशन जो है ये हमने बिल्डअप की है इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। ए निस्बत बी को लिखा ए ओवर बी, सी निस्बत डी को लिखा सी ओवर डी। ये जो अंदर 4 डॉट पड़े हुए हैं ये प्रोपोर्शनल के लिए हैं, तो ये इक्वलेंस आ गया। बी को सी से और डी को ए से मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ गई। इसको आपने समझना है। देखिए बेटा यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो अपोजिट सिम्बत में मूव कर रही हैं। दोनों के एरोज जो है ना वो अपोजिट सिम्बत में है, लेकिन इनके दरमियान अगर रेशियो सेम है तो फिर ये इन्वर्स प्रोपोर्शन को इंडिकेट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन मैंने एक एग्जांपल मैंने दी है स्पीड और टाइम के लिहाज से। नोट करें कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो वक्त है वो कम हो रहा है, यानी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा करेंगे तो वो फासला जल्दी जल्दी तय कर लेगी। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो है वो हमें सेम नज़र आ रही है। अब इससे रिलेटेड जो है ना हमने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि ये टॉपिक हमारा मज़ीद अच्छा हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि 6 आदमी 8 घंटे कोई काम करते हैं और वो कंप्लीट हो जाता है। इफ़ ऑल मैन वर्क्स एट द सेम स्पीड हाउ लॉन्ग 16 मैन टेक टू कंप्लीट द जॉब। 6 बंदे 8 घंटों में वो काम मुकम्मल करते हैं। अब हमने बंदे बढ़ाए हैं, जब बंदे हमने बढ़ाए हैं तो फिर ज़ाहिर है वक्त कम लगना चाहिए। बंदे इंक्रीज़ हो गए तो वक्त जो है ना वो कम होगा। अब ये दोनों एरोज जो है ना ये अपोजिट सिम्बत में जा रहे हैं। तो टेल ओवर
टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से हमने ये इक्वेशन बना ली। एरो की टेल डिवाइड बाई एरो का हेड। तो एक्स हमने मालूम करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं, 6 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, ये फॉर्म आ गई। 16 को इसके नीचे शिफ्ट कर लें, तो 16 आदमी अगर काम करें तो वो 3 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। मज़ीद देखें, 3 अफराद 4000 रुपये की खुराक 30 दिन खाते हैं। अगर 6 अफराद आ जाएं, यानी 6 अफराद टोटल हों, तो फिर 8000 रुपये की खुराक वो कितने दिन खाएंगे। यहाँ पर ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है जो यहाँ पर आ गया है। इसको हम ना यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये मैं बाद में आपको करवाऊँगा। पहले हम इन्वर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो है ना वही काम करते हैं। ये जी, ए कार ट्रेवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर टुक 4 आवर्स। 4 घंटे में 100 किलोमीटर की स्पीड से फासला तय हो रहा है। अब कहते हैं जी, हाउ लॉन्ग विल ही टेक इफ़ हिज एवरेज स्पीड इज़। अगर उस बंदे की स्पीड जो है वो 800 किलोमीटर हो तो फिर कितना टाइम लगेगा। 120 किलोमीटर हो जाए उस बंदे की गाड़ी की स्पीड तो फिर कितना टाइम लगेगा। अब आप नोटिस करें कि स्पीड अगर कम हुई है तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो फिर टाइम जो है वो कम लगेगा। यानी ये एरो जो है ना ये अपोजिट सिमत में मूव हो रहे हैं। तो टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से ये इक्वेशन आ गई। 4 को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 घंटे जो है ना उस बंदे को लगेंगे अगर वो 80 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र कर रहा है। मज़ीद देखें कि अगर स्पीड वो बढ़ा देता है, यानी पहले 100 की स्पीड पे चल रहा है तो 4 घंटे में सफ़र तो तय कर रहा है। अगर 120 की स्पीड हो जाए तो फिर वो कितने घंटे में सफ़र तय करेगा। ज़ाहिर है स्पीड उसने तेज़ कर दी है तो अब कम वक्त जो है ना उसको देना चाहिए। तो टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से इक्वेशन आ गई। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये फॉर्म आई तो एक्स जो है ना ये आपके पास आ गया 10/3r। तो इसको आप मज़ीद फ्रैक्शनल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 60 काउ। 60 काउज के लिए उसके पास से जो खुराक है वो 48 दिन चलती है। कहता है, हाउ मैनी डेज कैन द सेम फूड फीड 24 काउज एंड 72 काउज। 60 काउ के लिए 48 दिन की खुराक है, तो अगर काउ हम कर लें 24 यानी कम कर दें तो डेफिनेटली फिर ज़्यादा दिन यूज़ होंगे, क्योंकि गाय कम है तो गाय के कम होने की वजह से वही खुराक जो है ना वो ज़्यादा दिन यूज़ हो जाएगी। गाय की तादाद बढ़ी तो गाय की तादाद कम हुई तो नंबर ऑफ़ डेज जो है ना वो एक्सटेंड हो गए। अपोजिट फॉर्म आ गई, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से ये इक्वेशन बन गई। तो 48 को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो x इज़ इक्वल टू 120, यानी अगर 24 गाय हो तो वो फिर वही खुराक जो है ना 120 दिन तक यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि अगर नंबर ऑफ़ काउ एक्सीड हो जाए, यानी नंबर ऑफ़ काउ जो है ना 72 हो गई। अब ज़ाहिर है गाय की तादाद बढ़ गई, तो अब जब ये गाय ज़्यादा हो गई हैं तो फिर वो खुराक जो है ना वो कम दिन यूज़ होगी, क्योंकि ज़्यादा गाय हैं, खुराक आपके पास फिर कम है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से इक्वेशन आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें तो यहाँ से एक्स की कीमत आपने निकालनी है। 72 अगर गाय हो तो वो फिर 40 दिन तक उस खुराक को यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि 10 वर्कर कैन पेंट ए बिल्डिंग इन 18 डेज। 10 वर्कर जो है ना 18 दिनों में कोई बिल्डिंग पेंट करते हैं। आफ्टर 3 डेज 4 वर्कर लेफ्ट। अब 3 दिन के बाद 4 वर्कर्स जो है ना वो काम छोड़ गए। अब 4 वर्कर्स ने अगर काम छोड़ा तो 10 में से 4 निकल गए, बाकी रह गए 6। अब 6 वर्कर्स ने वो काम करना है, तो बताएं कितने दिनों में वो करेंगे। 10 वर्कर ने 18 डेज़ में काम करना है, तो देखें वर्कर कम हो गए, 10 से कम हो गए, तो अब नंबर ऑफ़ डेज़ जो है ना वो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ एक्सीड करेंगे। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से ये इक्वेशन आ गई
इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30 डेज़। यानी अगर 6 बंदे काम करेंगे तो फिर 30 डेज़ के अंदर वो काम जो है ना वो मुकम्मल होगा। यहाँ पर बेटा इन्वर्स प्रपोर्शन के ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन को आपने जो इनका एग्जैक्ट रिलेशन है ना इन्वर्स फॉर्म का, यानी वो जो एरोज़ की डायरेक्शन है वो आपने सही से लगानी है, क्योंकि जब एरो की डायरेक्शन आप ठीक से लगा लेंगे तो उसके बाद फिर टेल ओवर हेड के कॉन्सेप्ट से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।